उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी की जनता को दी बड़ी सौगात। सीएम धामी ने 32 करोड़ की लागत से बनी पार्किंग और 18 करोड़ से बने टाउन हॉल का किया लोकार्पण। काशीपुर के थाना परिसर में पुलिस परिवार एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पुलिस परिवार की सुनी गई समस्याएं। पुलिस अधीक्षक की पत्नी कार्यक्रम में हुई शामिल। अल्मोड़ा के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में मंजूनाथ टीआर ने संभाला अपना कार्यभार। नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्वक रूप से निपटाना मेरी पहली प्राथमिकता। देहरादून में अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में मुख्यमंत्री और भाजयुमो के बीच खेला गया क्रिकेट मैच। मुख्यमंत्री की टीम ने 4 रन से जीता मैच। शिक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सरकार की तरफ से विद्यालय नियामक प्राधिकरण का किया गया गठन। नियम के तहत मनमानी फीस वसूलने पर स्कूल के खिलाफ होगी कार्यवाही। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से बनी पार्किंग और 18 करोड़ रुपए के बने टाउन हॉल का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम धामी ने 144 करोड़ की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी क्षेत्र में पेयजल लाइनों का शिलान्यास किया और साथ ही शिफनकोट से बेघर हुए 44 परिवारों के विस्थापन के लिए 5 करोड़ 24 लाख की लागत से बनने वाले हंस कॉलोनी का भूमि पूजन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम धामी ने वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों और आंदोलनकारियों को नमन किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों और आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बने, इसको लेकर काम किया जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड बनाया था और उसको संवारने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास काम किए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि काशीपुर के थाना परिसर में उधम सिंह नगर पुलिस परिवार एसोसिएशन के तत्वाधान में पुलिस कर्मियों के परिवारों की समस्याओं के निदान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर भी पत्नी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और इस दौरान एसपी क्राइम रुद्रपुर और काशीपुर के निवर्तमान एसपी की पत्नी भी मौजूद रही। आपको बताते चले कि उधम सिंह नगर जिले में अब तक पुलिस लाइन में रह रहे पुलिसकर्मियों के परिवारों की आधारभूत समस्याओं का ही समाधान हो पाता था, तो वहीं जिले के अन्य थाना चौकियों में रह रहे पुलिसकर्मियों के परिवार अपने अधिकार तक अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर पहुंच पाते थे। इसके लिए जिले में उधम सिंह नगर पुलिस परिवार एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके तहत जिले के पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर की पत्नी श्रीमती विनीता कुंवर ने स्वयं इसकी कमान संभाली और जिले के अंदर विभिन्न थाना और पुलिस चौकियों के निवास करने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों की महिलाओं के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का भरोसा भी दिलवाया। अभी तक तो हमारे जो ये सारे कार्यक्रम जो होते थे पुलिस लाइन में होते थे केवल, और पुलिस लाइन के अलावा अब हमने थोड़ा ये सोचा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में उधम सिंह नगर के जितने भी थाने चौकी हैं, इन लोगों की फैमिली वालों से हम लोग थोड़ा सा, इन लोगों से हमारा परिचय भी हो जाएगा और कुछ हमने इन लोगों के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम रखने हैं, जैसे पार्लर का कोर्स कराएंगे और इनको हम सिलाई का भी कोर्स कराएंगे। तो ये महिलाओं को स्वरोजगार के तहत हम लोग जो है इन लोगों से थोड़ा कनेक्ट हो जाएंगे। और अभी तक ये लोग हम लोगों को जानते भी नहीं थे और थोड़ा इन लोगों से हमारा परिचय भी हो जाएगा और ये लोग अपने को अलग ना समझें। तो उत्तराखंड के बागेश्वर के एक निजी होटल में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने माता सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जोशी ने सरस्वती वंदना की और इस कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के समस्त वासियों और आसपास इलाकों में लगभग 300 गरीब जनों को रजाई गद्दे भी बांटे गए। साथ ही
बागनाथ मंदिर प्रबंध समिति को भी 10 जोड़े रजाई गद्दे के सेट प्रदान किए गए हैं ताकि उत्तरायणी मेले के दौरान बागनाथ मंदिर धर्मशाला में ठहरने वाले लोगों को परेशानी न हो। और इस मौके पर व्यवसाय कल्याण समिति बागेश्वर के अध्यक्ष कृष्ण राम और सचिव भीम कुमार ने श्री परिहार का जोरदार स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य जनों के भी स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इसके बाद राशिद अली, जल्दी आइए। आशा देवी राधेश्याम। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में मंजुनाथ टीआर ने कार्यभार संभाल लिया है और नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता जिले में विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्वक रूप से निपटाना है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, अपराधों पर नियंत्रण करना। इसके लिए जनपद में सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव सर पे है, इन द वेरी नियर फ्यूचर चुनाव है। तो पहले तो हमें कोर पुलिसिंग जो है वो तो है ही, क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक हो गया, वुमेन सेफ्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एल्डरली पर्सन्स जो सीनियर सिटीजन्स का सेफ्टी और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना। तो इसके अतिरिक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट चैलेंज में है कि इलेक्शंस को सकुशल और क्या बोलते हैं यशस्वी रूप से संपादित कराना। कार्ड बोनो 90 दिन बाद 1.5 महीना। अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी देहरादून में मुख्यमंत्री 11 और भाजपा 11 के बीच मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया। मुख्यमंत्री 11 ने यह मैच 4 रन से जीता और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की कप्तानी में मुख्यमंत्री 11 की टीम ने 7 ओवर के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 49 रन बनाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबाद 14 रन बनाए और लक्ष्य का पीछा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में भाजपा 11 निर्धारित 7 ओवर में 1 विकेट खोकर 45 रन ही बना सका। और वहीं सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह खेलों से आपसी भाईचारा बढ़ता है उसी तरीके से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाईचारे को बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य होता है। आज दोनों टीमों के बीच क्रिकेट का मैत्री मैच खेला गया। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड का सतत विकास करना है और अंतिम पंक्ति तक के लोगों तक पहुंचाना है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लाई गई है और नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया है। युवाओं को आगे लाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रणजी और भारतीय टीम के लेवल वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री, विधायक, भाजयुमो के पदाधिकारी और सीएम कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं कोसी नदी में पोकलैंड मशीन के खनन कार्य से जुड़े ट्रांसफार्मरों के प्रदर्शन दिखा। आपको बता दें कि इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने प्रदेश सरकार के पोकलैंड मशीन को बंद कराने की मांग की है। और बता दें कि बाजपुर में कोसी नदी के पास कोसी कांटे पर खनन कार्य से जुड़े ट्रांसपोर्टर इकट्ठा हुए, जहां पर ट्रांसपोर्टरों ने कोसी नदी में पोकलैंड मशीन से किए जा रहे खनन को लेकर विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोसी नदी में पोकलैंड मशीन चलने से मजदूरों के रोजगार छिन रहे हैं, जिससे लोगों के सामने 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट अब मंडराने लगा है। उन्होंने कहा कि कई बार स्थानीय प्रशासन से कार्यवाही की मांग की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई कार्यवाही अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। साथ ही लोगों ने कहा कि हमारी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। तो वहीं भीमताल के पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उनको हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और चिकित्सकों ने उनका इलाज किया और उनकी निगरानी में उनका इलाज लगातार अभी भी जारी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी को लेकर दान सिंह भंडारी लगातार क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं और वो भीमताल से कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। वहीं विधायक एक जनसभा करके लौट रहे थे, तभी पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी हालत में पहले से अब सुधार हुआ है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्कूलों में मनमानी फीस लिए जाने और अभिभावकों के शोषण की शिकायतों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि अब विद्यालयों में स्कूल फीस के मामले हो या फिर अभिभावकों के शोषण के मामले हो, चाहे फिर विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन के मसले हों, इन सभी के लिए सख्त कदम उठाते हुए न्याय मिल सके, इसके लिए सरकार ने विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण शिक्षा के स्तर में सुधार लाने सहित अभिभावकों और शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी रूप से काम कर सकेगा। साथ ही अरविंद पांडे ने कहा है कि प्राधिकरण फीस एक्ट से 4 गुना ज्यादा मजबूत होगा, जिससे कि चौतरफा लगाम लग सकेगी और उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को सुधारने से लेकर शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए विद्यालय नियामक प्राधिकरण मील का पत्थर साबित होंगे। इसके साथ ही मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक बंगाली, गुरमुखी, जौनसारी, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा पढ़ाई जाएगी। हमेशा अभिभावकों की मांग रही है कि प्राइवेट स्कूल हमारा शोषण करते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति का गठन किया और ये नई शिक्षा नीति इसे देश की सारी व्यवस्थाओं को बदलने वाली नीति है। उसी के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में प्राविधान किया गया। हम उस पार्ट को उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं जिस प्राधिकरण विद्यालय नियामक प्राधिकरण में चाहे फीस की समस्या हो, चाहे यूनिफॉर्म की हो, चाहे पाठ्यक्रम की हो, पाठ्य पुस्तकों को लेके हो, चाहे अध्यापकों की फीस का हो, उनके वेतन का हो, प्रत्येक चीज़ का उसमें समाधान उसमें किया गया है। वहीं खबर जनपद उधम सिंह नगर से है। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के तुमड़िया डैम क्षेत्र आजकल विदेशी परिंदों से गुलजार हो गए हैं और बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी हजारों विदेशी परिंदों के झुंड साइबेरियन पक्षी मध्य चीन और मंगोलिया देशों से जसपुर पहुंच रही हैं, जो कि साइबेरियन पक्षी के झुंड तुमड़िया डैम की रौनक बने हुए हैं और यूरोपीय देशों से पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफ़ी तादाद में ये मेहमान परिंदे इन दिनों तराई इलाकों में हर साल चले आते हैं और साइबेरियन, मध्य चीन, मंगोलिया से आने वाले ये परिंदे 5 से 6 हज़ार किलोमीटर तक का सफ़र दिन रात उड़कर तय करते हैं और अनेक परेशानियों से जूझते हुए तराई इलाकों में पहुंचते हैं। हर साल ये परिंदे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में साइबेरियन पक्षी में काफ़ी बर्फबारी के चलते यहाँ पर आते हैं और मार्च में आपको बता दें कि खट्टी मीठी यादों के साथ अपने वतन वापस लौट जाते हैं। मौसम में जहाँ प्रवासी पक्षियाँ प्रदेशी पक्षी में रहती हैं वहाँ बर्फ़ गिर जाती है अधिक मात्रा में। तो ये जो है अपना हमारे उत्तरांचल में तुमड़िया डैम, कोसी नदी और अन्य क्षेत्रों में आती हैं और सुरक्षक हमारे विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है, वन विभाग द्वारा। और बहुत इससे जुड़े हुए लोग जो टूरिज्म वाले हैं वो लोग आते हैं, खुश रहते हैं, देखते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। उनकी वजह से हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है। हमारे तुमड़िया डैम पे प्रवासी पक्षी साइबेरियन पक्षी बहुत आता है, यहाँ पर हर साल आता है और इसी रुत में आता है और मार्च अप्रैल में वो वापसी हो जाता है। यहाँ टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब बन सकता है अगर सरकार का थोड़ा सा ध्यान इधर आकर्षण हो। मैंने कई बार सरकार को लिखित पत्र भी दिए हैं और माननीय सतपाल महाराज जी से भी मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें भी लेटर दिया है कि यहाँ बहुत बड़ा टूरिस्ट का हब बन सकता है अगर सरकार की कोशिश रही तो। वहीं काशीपुर में धर्म यात्रा महासंघ ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि देश में धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कठोर कानून के अभाव में धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया बेहद तेजी से चल रही है। धर्म यात्रा महासंघ ने मांग करते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कठोर कानून लागू किए जाएं ताकि इन देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लग सके। वहीं महासंघ ने कहा कि कानून के अभाव में अभियान तेजी से फलीभूत हो रही हैं, इसके लिए धर्म परिवर्तन के विरुद्ध एक कठोर अधिनियम पारित किया जाए ताकि इस मामले में रोक लग सके। ये धर्म यात्रा महासंघ महानगर काशीपुर की इकाई के बहुत सारे बंधु इस बात से बहुत ज़्यादा कष्ट का अनुभव करते हैं कि हमारे देश में
धर्मांतरण के लिए बहुत सारे संगठन सक्रिय हैं और जो हमारे भोले भाले भाइयों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करके प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर और उनको अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में, और अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, मुस्लिम समुदाय के लोग, इस्लाम धर्म के लोग इस बात के लिए ज़्यादा प्रयासरत हैं कि हिंदू अपने जो छोटा वर्ग है तबका उसे डरा धमकाकर किसी प्रकार से और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाए। तो उधम सिंह नगर के एक इच्छा में लाखों रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार पर आरोप लगाया है। बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार की तरफ से घटिया क्वालिटी का निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और सरकारी धन की बंदरबांट की जा रही है। दरअसल कुच्छा में करीब 25 लाख की लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है और सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ सड़क का निर्माण नहीं किए जाने के कारण सड़क टूट रही है, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए ठेकेदारों पर आरोप लगाया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क निर्माण की जांच कराए जाने और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। सब जो बन रही है ये हमारा शमशान घाट के सामने से जो रोड आ रही है नहर के साथ साथ, और लगभग 2300 मीटर की रोड है नवा फैक्ट्री तक जो नदी लगती है बंडिया होते हुए। और पहले हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले इसके बनने के लिए धरना दिया था, तो ये रोड चालू हुई। उस समय हमारा नारा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन जिस तरह की सड़क, ये हम बीच में भी कहते रहे कि रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, संबंधित अधिकारी आए, नहीं ठीक है, इतने का काम है, ऐसा काम है, ये हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, सारी बातें होती रही। लेकिन अब मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस रोड की आड़ में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। आप देखेंगे कि रोड तो बनती है, ठीक है, आपने 6 साल के लिए कहा, कम से कम रोड 1-2 साल तो चले। ये स्थिति तो ये है, रोड पड़ने के 1 हफ्ते के अंदर आप पैर लगाइए, रोड बिल्कुल उधड़ती हुई चले जा रही है। लालकुआं में आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी करते हुए कई दावेदारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इसी क्रम में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से पार्टी आलाकमान ने चंद्रशेखर पांडे को उम्मीदवार बनाया है और बता दें कि चंद्रशेखर पांडे लगातार विधानसभा क्षेत्र के दौरे कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया को लालकुआं बुलाकर एक बड़ी जनसभा की, जिसके बाद उन्होंने हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे के दौरान मुलाकात की थी और उनकी सक्रियता को ध्यान में रखते हुए पार्टी आलाकमान ने उन्हें लालकुआं विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। चंद्रशेखर पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के विकास के मॉडल को उत्तराखंड में भी लागू कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा बिंदु कत्था राजस्व गांव बनाए जाने की दिशा में भी आम आदमी पार्टी प्रमुखता से काम करेगी। हमारे माननीय संयोजक महोदय के द्वारा 4 गारंटी अभी तक जारी की गई है। उन्हीं मुद्दों पर, उसी विजन पर, उसको हम जनता पर ले जा रहे हैं। उसके हिसाब से जनता का हमारे को अपार समर्थन मिल रहा है और आगे की उनको हम सार्थक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाकर सबको समझा भी रहे हैं और वो मुद्दे हमारी पार्टी आने पर तुरंत ही उसी दिन से, उसी महीने से शुरू हो जाए। तो ये पहाड़ों की रानी मसूरी में 2 साल कोरोना काल के बाद एक बार फिर से विंटर लाइन कार्निवल आयोजित होने जा रहा है। मसूरी में 3 दिवसीय विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ 27 दिसंबर को होगा और मसूरी एसडीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में मसूरी एसडीएम कार्यालय के सभागार में संबंधित अधिकारियों और मसूरी विंटर लाइन आयोजन समिति के पदाधिकारियों की बैठक की गई। इसमें कार्निवल की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई और कोरोना काल के बाद मसूरी वासियों और मसूरी होटल एसोसिएशन की तरफ से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन कराए जाने का आग्रह किया गया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से 3 दिवसीय विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन कराया जा रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। और मसूरी के एसडीएम मनीष कुमार ने कहा है कि 27 दिसंबर को कार्निवल का विधिवत शुरुआत की जाएगी और 29 दिसंबर को इसका समापन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि माल रोड के मुख्य जगहों पर मंच लगाए जाएंगे, जहां पर स्थानीय कलाकार प्रदेश की संस्कृति और कला से रूबरू के साथ कई गेम भी आयोजित कराए जाएंगे। वहीं 1 दिवसीय फूड फेस्टिवल का भी आयोजन कराया जाएगा, जिसमें मसूरी और आसपास के क्षेत्र के होटल प्रतिभाग करेंगे और फूड फेस्टिवल के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएंगी और विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। विदित है कि मसूरी जो है यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 2013 के बाद से विंटर लाइन कार्निवल होता रहा है, तो इस बार भी पर्यटन को बढ़ावा देने और हमारी जो लोक संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और हमारे जिलाधिकारी महोदय के
नेतृत्व में जो है हम लोग इस साल भी इंटरलाइन कार्निवल जो है वो करने के लिए आज हमने एक बैठक की है। इसमें मुख्यतः यही था कि चूँकि कोरोना भी है और अन्य उसकी वजह से आपको ओमिक्रॉन का भी पता है, तो उसमें हम लोग कोविड के दृष्टिगत और समस्त सुरक्षात्मक उपाय करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो शहर है उसकी संस्कृति को हम दिखा सकें, मसूरी के हेरिटेज और हिस्ट्री को हम लोगों के बीच ला सकें। उसका एक बहुत अहम मौका जो है वो होता है हमारा विंटरलाइन कार्निवल। तो उसी के संदर्भ में आज हमारी समिति की बैठक हुई है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और नरेंद्रनगर विधानसभा सीट पर चुनाव के दौरान टिकट का घमासान देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि नरेंद्रनगर सीट से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। बीजेपी टिकट दे या नहीं दे, वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से जनसंवाद करते हुए की। बता दें कि पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत अपने टिकट के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं। है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने हमको वादा करा था, ये अभी जब हमको वापस लिया था, कि पूरा 100% जो है हमको भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है और वो हमारे साथ न्याय करेगी। लेकिन 1% भी कहीं पे जो है कोई ऊंच नीच होती है तो मेरे को क्या करना चाहिए, ये हमने आज आम जो हमारे 2002 से जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था तब से लेकर अब 2022 का चुनाव आने वाला है, जो लोग हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर जो है खड़े रहे हैं, आज वो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित थे और उनसे ही जो है हमने डायरेक्ट संवाद कराया कि भाई ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इसके बारे में हमको स्पष्ट जो है वो बता दे। तो ये चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल सी मच गई है। रुड़की की झबरड़ा विधानसभा से बीजेपी के विधायक देशराज कर्णवाल ने एक बार फिर विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो उनके टिकट काटने का दावा कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें एकलव्य बनना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब चुनाव नजदीक हैं और कुछ लोग बाहर से आकर बीजेपी के संबल पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रवासी जानते हैं कि झबरड़ा विधानसभा में मेरे तरफ कितने विकास कार्य किए गए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। उन्होंने दावा किया है कि विधायक के कार्य में उनके विधानसभा का देश में पहला नंबर है और साथ ही झबरड़ा विधानसभा पर उनके तरफ से कड़ी मेहनत कर विकास कार्य कराए गए हैं। देखिए, मैंने कहा सर्वे के आधार पर टिकट होता है। सर्वे के आधार पर जिन्हें गांव के नाम नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि कितने गांव हैं, उस गांव के लोगों के नाम तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो लोग, कोई हरिद्वार से आ रहा है, हरिद्वार का मैं नाम भूल गया था, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मेरे क्षेत्र से तो एक भी नहीं है, एक आदमी बता दो जो मेरे क्षेत्र से टिकट मांग रहा हो, क्योंकि उन्हें पता है ना कि कितने काम हुए हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सतपुली पहुंचे, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई और गणेश गोदियाल ने सभी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों को लेकर आदेश दिया। साथ ही गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए मन बना चुकी है। इस बीच कांग्रेसियों ने बीजेपी पर निशाना साधा। तो वहीं पौड़ी में विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति के लंबित प्रकरणों के संबंध में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई और बैठक में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने सभी विभागों में अनुसूचित जाति के लंबित प्रकरणों के संबंध में मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली और इस दौरान उनके तरफ से सभी विभागों को लंबित प्रकरणों का निदान करते हुए अनुसूचित जाति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुकेश कुमार ने कहा कि सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में लोगों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रचार प्रसार के अभाव में कोई व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रह सके।
चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कन्या विद्यालय परिसर में कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, संस्कृति मंत्री और चौबट्टा खाल के विधायक सतपाल महाराज शामिल हुए और सम्मान समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लेकर दर्शकों का मन जो है वो मोह लिया। इस दौरान सतपाल महाराज ने लोगों को संबोधित किया और लोगों को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना काल में हम सभी को इस बीमारी के उपचार से बिल्कुल अनजान थे। सैनिटाइजर, मास्क लगाकर अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस दौरान जो पीड़ित हो गए थे, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, उनके बीच जाकर कुछ लोगों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सेवा भाव की और बड़ी मिसाल पेश की। ऐसे कोरोना वॉरियर का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। वहीं सतपाल महाराज ने कोरोना वॉरियर्स को उपहार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह के दौरान सतपाल महाराज ने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल के अनेक विकास योजनाओं की स्वीकृति की जानकारी क्षेत्रवासियों को उससे अवगत कराया। सतपाल महाराज ने कहा कि चौबट्टा खाल विधानसभा में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं को स्वीकृति मिली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 18,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है, जिससे ऑल वेदर रोड बनकर तैयार हो रही है और 258 करोड़ रुपए का पैकेज टिहरी विस्थापितों को दिया गया है और सतपुतली में करोड़ों की लागत से पर्यटक आवास गृह का निर्माण किया जा रहा है। आज मां रलस्वान दीवा के मार्ग पर हमने ट्रैकर्स के दल का जो है शुभारंभ किया है और दल को भेजा है। इसमें महिलाएं और पुरुष मिलकर के मां के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मां रलस्वान दीवा का स्थान प्रसिद्धि को प्राप्त करे और यहाँ भी और ट्रैकर्स आएँ और यहाँ पर कैंपिंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध हो, जिससे कि हमारा जो ये रिमोट एरिया है यहाँ पर भी पर्यटक आएँ और यहाँ की जो आर्थिक जो है उन्नति हो। हमने गांव वालों से भी कहा है कि आप होम स्टे का निर्माण करें, जिससे यात्री यहाँ निवास कर सके। तो ये रामनगर के रामलीला प्रांगण में अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के तत्वाधान में सर्वधर्म एकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा सहित इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। इस दौरान विशाल शर्मा ने सभी से एकजुट होकर होने का आह्वान किया और ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमचंद भट्ट ने कहा कि आज तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनता को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है, लेकिन आज के सम्मेलन के माध्यम से सभी जाति धर्म के लोगों को एकजुट कर एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में रामनगर से उनकी तरफ से बहुजन समाज पार्टी के रामनगर विधानसभा से टिकट के लिए दावेदारी की गई है। ये हमें क्योंकि हम पहले ब्राह्मण सभा यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में चलाई हमने और यहाँ पर जो है तमाम दलित समाज और हम लोग सब एक मंच पे काम कर रहे थे, लेकिन जब ये संदेश देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो है आज सर्वधर्म संभाव, क्योंकि चुनाव में लोग जातिवाद करते हैं, तो हम सर्वधर्म की बात कर रहे हैं और सभी धर्मों को साथ लेकर के हमने आगे बढ़ना है और पूरे रामनगर को एक कौमी गुलदस्ता का एक केंद्र बनाना है, इसलिए हमने ये इसकी चलिए फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।